गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। बच्चों, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हर स्ट्रीम के बच्चों को, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस के हो, सेमेस्टर 1 में उन्हें पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। बच्चों, इससे रिलेटेड 2 टॉपिक और हम आपको भेज चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक अगर चाहिए तो आप उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने डिटेल्स में वहां पर बताया है। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता, यानी कि हिंदू समाज का उदय कैसे हुआ, उससे रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं एक एक करके। हर वो पॉइंट पर हम लोग जाएंगे जहां से क्वेश्चंस रेज होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसका नाम जो है ना, ये वैदिक सभ्यता, जिससे वेदों के नाम से इनका नाम रखा गया है। वेद है, उन 4 वेदों में उनके उसी में से ऋग्वेद का संबंध जो है वो वैदिक सभ्यता से है। तो वैदिक सभ्यता को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भागों मतलब कि इसके समय के आधार पर इसे 2 कालों में बांटा गया है। काल मतलब समय होता है। तो जिसमें से पहला है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बच्चों, आप लोगों को पहले ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है ये वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जब समय काल जो है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में बतलाया था आपको, ठीक है, 23000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद जो है ये सभ्यता खत्म हो गई और फिर बाद में जो है अपना समय अपने हिसाब से चला। क्योंकि इतिहास में हम लोग जिस चीज का के बारे में जानकारी होती है उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो वैदिक सभ्यता देख रहे हैं, इसको समय के आधार पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में बांटा गया है। ठीक है, जिसका समय है ऋग्वेदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना, हम लोग ईसा मसीह के जन्म से को 0 मानते हैं और वहां से हम लोग जितना ईसा मसीह के जन्म के पीछे का पूर्व का जितना भी साल होता है उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। उनके जन्म के बाद का समय को हम लोग ईस्वी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आर्य कैसे थे। आर्य जो है, आर्य समाज से इसका वैदिक सभ्यता का संबंध है। तो यहाँ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वैदिक सभ्यता को लाने वाले कौन है, तो वो है आर्य। ठीक है ना, आर्य एक जाति थी जिनका समूह को हम लोग आर्यों के नाम से जानेंगे, आर्य के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आर्य जो का मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया। ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वो पहले मध्य एशिया में रहते थे। हम लोग एशिया ये में रहते हैं, महादेश में रहते हैं, तो वहां पर मध्य एशिया से ये जाति जो है वो आई भारत की ओर। ठीक है, अब आते हैं कि जो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही क्या है, वैदिक सभ्यता है। ये बात आपको ध्यान में याद रखना है। क्या है, अगर हम लोग देखें कि आर्य जब आए तो किस रास्ते से वो करके आए, तो इसके भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में के रास्ते से होकर के आए। तो सबसे पहले ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य आए और पंजाब और अफगानिस्तान में पहले ये बसे थे। ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका रेज होगा, इस सभ्यता का विशेषता बतलाइए, तो हम लोग उसी को फाइंड आउट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वो तो खत्म हो गई
होती थी, ठीक है ना। तो ये जब ये गांव की सभ्यता हो गया तो आप इससे खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस तरह की रही होगी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आर्यों की जो भाषा थी ना वो क्या थी, संस्कृत थी। वो संस्कृत में वार्तालाप करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, ठीक है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं उनका उद्भव उनका विकास संस्कृत से ही हुआ है, मूल भाषा में संस्कृत ही रही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है, प्रशासनिक का मतलब क्या होगा बच्चों, प्रशासनिक मतलब कि किस तरह से उनकी शासन व्यवस्थाएं चलती थी, यानी कि राजा होते थे, प्रजा होते थे, तो किस तरह से शासन व्यवस्था चलती थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी हुई थी। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बटी हुई थी। क्या था, सबसे पहले कुल परिवार जो है ना, परिवार था, उसके बाद ग्राम गांव था, उसके बाद विद जन एंड राष्ट्र, ठीक है। तो 5 भागों में इनकी सभ्यता बटी हुई थी। जो गांव का जो मुखिया होता था ना, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और आपको आंसर राइटिंग के लिए भी ये चाहिए कि गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, उसको ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी, मुखिया को मुखिया न बोलकर क्या बोलते थे, ग्रामीणी कहते थे। जो विष है उसका प्रधान होता था, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे विषपति। प्रधान, विष के प्रधान को विषपति कहते थे और जन के प्रधान को राजन कहते थे, यानी शासक, यानी कि राजा, ठीक है। तो राजा के ऊपर भी ग्रामीण और विषपति होते थे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, राज्याधिकारियों में जो जितना भी 5 लोग हैं जो राज्य चलाने का काम करते थे, तो उसे हम लोग राज्य अधिकारी है ना, तो राज्य अधिकारी बोल रहे हैं में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित जो पूजा करने वाले थे, ब्राह्मण, वो प्रमुख थे। और क्या था, जो सेनापति थे, सेनानी जिसको कहा गया, वो प्रमुख थे। उनका स्थान काफी ज्यादा अच्छा था प्रशासन की व्यवस्था में। आगे हम लोग आते हैं कि एक वर्ड है, इसमें आप पढ़ोगे रत्नी। रत्नी जो है वो शुद्ध, रथकार तथा कमारी लोगों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। शुद्ध बनाने वाले, काटने वाले है ना, जो रथ चलाने वाले, ये लोगों को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता, रत्नी। इसमें कुल 12 लोग थे, सारा नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो 12 लोगों का समूह होता था राजा सहित, जिसमें क्या होता था, जिनको रत्नी कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स और सीख ले। पूरब, जो दुर्गपति होते थे, है ना, जो दुर्गपति को क्या कहा जाता था, पूरब कहा जाता था, ठीक है। और एक होता था अस्पस, क्या होता था, जो जनता की गतिविधियों को देखता था कि जनता क्या कर रही है, ये इनकी गतिविधियों को क्या करता था, देखता था। उनको मतलब कि सही कर रही, गलत कर रही है, ये सब सारी चीजों को, तो उसको क्या कहा गया, अस्पस, वैदिक काल में। अब आते हैं, एक वर्ड और मिलेगा आपको, क्या है ये, वाजपति। जो भूमि का जो अधिकारी होता था, जिसके पास भूमि है, जमीन है, उसके मालिक को कहा जाता था वाजपति, ठीक है। अब एक वर्ड आते हैं उग्र। अपराधी जो होते थे, जो गलत करते थे, अपराधी होते थे, क्रिमिनल होते थे, उनको पकड़ने वाला जो होता था उसको कहा जाता था उग्र, ठीक है। तो ये वर्ड्स ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सभा एवं समिति। तो सभा जो होता था, कोई चीज का डिस्कशन होगा तो एक कमिटी, एक सभा होती थी। तो जितने भी प्रधान लोग होते थे, इंपॉर्टेंट लोग, प्रमुख लोग जो होते थे वैदिक सभ्यता में, उनके समूह को सभा कहते थे। वो अपना एक सभा बनाते थे, वहां पर बैठ करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते थे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सभा कहते। और समिति मतलब जनता के समूह को समिति कहते थे, यानी जो जनता होती थी ना, वो लोग ग्रुप, अपना उन लोगों का जो ग्रुप होता था, उनको समिति कहा जाता था, ठीक है ना।
राजा को ये दोनों ही सभा और समिति क्या करते थे, ये दोनों ही राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वो दोनों अपनी अपनी सलाह जो है वो किसको, राजा को देती थी। समझ में आई बात, ताकि वो अच्छी तरह से काम करे। और सभा का ये दोनों का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था ईशान, ईशान, ठीक है। तो दोनों के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब आते हैं एक वर्ड जिसको क्या है, गविष्टि, गविष्टि, ठीक है ना, क्या है, गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता था युद्ध, जो युद्ध को लोग क्या नाम दिए, गविष्टि। इसका मतलब क्या हुआ, गायों की खोज करना, गायों की खोज करना, युद्ध को गविष्टि कहा गया, इसको कहा गया गायों की, इसका मतलब है गायों की खोज करना, ठीक है। उस समय मतलब कि राज्य प्रथा था, राजा की प्रथा थी, राजा का प्रचलन था, तो राजा का राज्याभिषेक होता था, ठीक है। कि और क्या होता था कि उसी कुल में, ये हम लोग इतनी बात तो हम लोग कर रहे हैं, ये राजा का राज्याभिषेक ये उत्तर वैदिक काल में होना और जोर शोर से स्टार्ट हुआ, पहले से नहीं था उतना, जैसी व्यवस्था चलती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता राजा का पद ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता गया, तो अब इसको क्या किया गया कि इसको परिवार के में ही बांट दिया गया, यानी कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राजा का राज्याभिषेक के समय जो है एक यज्ञ करवाया जाता था। जब भी कोई राजा बनता था तो उस समय एक यज्ञ कराया जाता था, उस यज्ञ को कहा गया राजसूय, राजसूय यज्ञ, ठीक है ना। तो राजसूय यज्ञ होता था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो सभ्यता कैसी रही होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में वैदिक सभ्यता का विस्तार से वर्णन है, ठीक है ना। ऋग्वेद जो हमारा चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, ये पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बात पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है क्या, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के सातवें मंडल में क्या किया गया है, ये 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि रूपसनी एक जिसको अभी इसका वर्तमान नाम अभी रावी नदी है, रावी नदी के किनारे जो सुदामा थे, सुदामा वो 10 लोगों से युद्ध किए और सुदामा जीत गए। तो इसका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद कभी पढ़ने का मौका मिले तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि 7वें मंडल में सुदामा का 10 लोगों से युद्ध करने का वर्णन वहां पर किया गया है। तो ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली लगभग कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात पूछा गया है, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसका सामाजिक व्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, ठीक है ना। हम लोगों ने एक सबका नाम जाना, उनका भाषा जाना, उनका कहाँ से आए थे ये सब जाना, लेकिन अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनका समाज कैसा था। तो समाज में क्या क्या चीजें होती थी तो वो हम लोग देख ले एक एक करके, बहुत ही इजी भाषा में देख लीजिए। क्या है, आर्यों का समाज क्या था, पितृ प्रधान था, है ना। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। ये मातृ प्रधान और पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें यह था कि जो पितृ प्रधान होता है, यानी कि सारा मुख्य डिसीजन, जितना भी महत्वपूर्ण निर्णय है, सलाह है, उसको लेने का अधिकार किसको था, तो पिता को था, यानी पुरुष को था, ठीक है ना। और जब मातृ प्रधान होता है मतलब कि सारा जितना भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो स्त्रियां लेती थी, लेकिन ये समाज जो है वो पितृ प्रधान था। इसका मतलब है कि जितना भी महत्वपूर्ण निर्णय है, परिवार से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, है ना, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो कौन लेते थे, तो वो पुरुष लेते थे, इसलिए इसको पुरुष प्रधान समाज कहा गया। ओके है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की जो सबसे छोटी इकाई, उसको परिवार कहा जाता था।
परिवार या फिर कुल, ठीक है ना, परिवार या कुल। और परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, वो पिता होता था, ठीक है ना। तो जो पिता होता था, है ना, माता पिता हुए ना, जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था और वही सारा डिसीजंस लेता था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो है वो खराब थी। स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन निर्णय में उनको शामिल नहीं किया जाता था। समझ में आ रही बात, यानी कि उनसे सलाह ले सकते थे लेकिन वो निर्णय में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं, स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, है ना, यज्ञ वगैरह जो होता था तो स्त्रियां अपने पति के साथ उस यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था बच्चों, है ना। यहाँ पर बाल विवाह, और ये तो बाद में आया, तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस वैदिक काल में बिल्कुल भी नहीं था। ग्रामीण सभ्यता थी और बहुत ही साफ सुथरी सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं, विधवा जो थी, मान लिया कि किसी स्त्री का पति अगर मर जाता है तो उसका वो जो है अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। तो ये प्रचलन था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये प्रचलन, आपको छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ये प्रचलन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्त्रियां जो है उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, वो शिक्षा ले सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी, जिसमें उनका रुचि है उसके हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक है ना। वो अगर इसका उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, हमको ऋग्वेद में मिलता है ना। इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें लोभ मुद्रा, घोष, सिकता, अपला एवं विश्वास, ये 5 स्त्रियों का उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये 5 उल्लेख स्त्रियों का उल्लेख आपको मिल रहा है ऋग्वेद में। इसमें से ये सब क्यों थी, सब विदुषी थी, यानी वेदों के निर्माता जो है वो ये थी, ठीक है। बताइए समझ में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, का एक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर, कमाजू, ठीक है ना। कमाजू का मतलब क्या हुआ कि जो स्त्री जीवन भर विवाह नहीं करती थी उनको कहा जाता था कमाजू, ठीक है। ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर सामाजिक व्यवस्था अगर पूछता है तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आते हैं कि समाज में जो है वो मुख्य रूप से जो पेयजल था, पेयजल यानी कि पीने का जो है पेयजल, मुख्य पेय जो है वो उसको कहा जाता था सोम रस, ठीक है। इसे ये हर पर्व त्योहार में, हर एक ओकेजन में ये लोग सेवन करते थे, इसको पीते थे, तो इसको कहा सोम रस। ये सोम रस जो है ना वो किससे बना होता था, तो वनस्पति से बना होता था, पेड़ पौधों से बना होता था। क्लियर होगी बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनका मनोरंजन का जो साधन था, समाज में रहते हैं, इनके मनोरंजन का साधन क्या था, तो संगीत प्रेमी थे ये, संगीत हर एक ओकेजन में नाच गाना इनका फेवरेट था, रथ दौड़ करना, घुड़दौड़ करना, क्रीड़ा करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल जो सभ्यता थी, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, ये 4 वर्णों में विभाजित थी बच्चों, ठीक है ना। 4 वर्णों में, जिसमें वर्ण यानी कि जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं, तो ये 4 भागों में बटी हुई थी। क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 व्यवस्था थी, यानी कि ये जो व्यवस्था थी वो किस तरह से बांटा गया, उनके काम के आधार पर, जिस तरह के वो काम करते थे, जिस तरह का उनका व्यवसाय था, उनके आधार पर उनको जाति में बांटा गया था, ठीक है, वर्णों में बांटा गया। अब इसका वर्णन जो है वो
ब्राह्मण है वो परमपिता जो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उनके मुख से ब्राह्मण जाति का उदय हुआ है। ठीक है, उसी तरह से उनकी भुजाओं से क्या किसका जन्म हुआ है, तो क्षत्रियों का जन्म हुआ है। भुजाएं चूंकि वो शक्ति का सूचक होती है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्षत्रिय है, जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध करने वाले होते हैं, वो क्षत्रिय हैं और उनका जन्म परमपिता परमेश्वर के भुजाओं से हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आगे हम लोग आते हैं, जो वैश्य है, वैश्य उनके काम के आधार पर उनको रखा गया है कि इनका जन्म परमपिता परमेश्वर के जांघों से हुआ है। पैर है ना, पैर के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, जांघ कहते हैं, तो जांघों से हुआ है। और क्षुद्र जो होते हैं, क्षुद्र जो है वो उनका जो उससे भी और काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, तो उनका जन्म परमपिता परमेश्वर के पैरों से हुआ है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर उल्लेखनीय है। तो आपने समझ लिया कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी आर्य समाज में, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं इसके व्यवसाय में। ठीक है ना, इनका किस तरह से इनकी रोजी रोटी चलती थी, व्यवसाय किस तरह से होता था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले समझ लें कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुद्राओं का मतलब पैसे का विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या था, लेन देन करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, सामान को दिए और उससे सामान खरीद लिए। लेकिन जो सामान को दिए और सामान को खरीद लिए, इसका एक मेजरमेंट पॉइंट भी होता था बच्चों। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसको कहा जाता था निष्क और सतमान, सतमान। ठीक है, निष्क नी आधा स है और क है, निष्क और सतमान, ये क्या थी, मुद्रा की इकाई थी। इकाई मतलब क्या हो गया, इकाई का मतलब हुआ कि जो सामान हम दे रहे हैं तो उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, कि हम लोग चावल के बदले गेहूं ले रहे हैं, तो इसको मेजर हम लोग किस तरह से करें, कितना चावल के बदले कितनी गेहूं का सिस्टम था। ये व्यवस्था आपको निष्क और शतमान की इकाई से मापा जाता था। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं व्यवसाय के अंदर क्या था। चूंकि ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ पर पशुपालन है ना और कृषि, ये दो काम व्यवसाय के रूप में किया जाता था। ठीक है ना, और इससे जो सामान जो उपज होता था, जो उपजाया जाता था, जो प्रोडक्शन किया जाता था, उनको वो कहीं दूर दूर जाकर के बेचते थे। तो व्यापार करने के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पनी। ठीक है ना, यानी कि अभी हम लोग बोलते हैं क्या, व्यापारी, बिजनेसमैन। ठीक है, लेकिन उस समय क्या कहा जाता था, पनी कहा जाता था। क्लियर हो रही बात। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी बार्टर सिस्टम था। और ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वेक नोट, जिसको सूद को, यानी कि आपको देता था सामान, जिससे उसके बदले में ब्याज लेता था। ठीक है ना, ब्याज इंटरेस्ट लेता था, तो उसको क्या कहा जाता था, तो वेक नोट, यानी कि सूदखोर। ठीक है, सूदखोर। तो आगे हम लोग देख लें, व्यवसाय तो हम लोग समझ गए किस तरह की व्यवस्था रही होगी व्यवसाय के रूप में। आगे हम लोग पढ़ते हैं इनका धर्म व्यवस्था कैसा था। ठीक है बच्चों, तो धर्म व्यवस्था के लिए हम लोग देखते हैं क्या 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 है इसमें। तो आर्यों के जो प्रिय देवता थे वो क्या थे, इंद्र थे, है ना। इंद्र को वो ये वर्षा का देवता भी मानते थे, युद्ध का देवता मानते थे। तो सबसे प्रमुख इस समय इंद्र भगवान की पूजा होती थी। ठीक है ना बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य और देवता के बीच, यानी कि यह माना जाता था कि देवता कौन है, तो इंद्र है, और मनुष्य कौन है, जो उस समय जीवित पर्सन थे, जो व्यक्ति थे, उनके बीच जो कोरिलेट करने वाला, हमको देवता से मिलाने वाला, जो है आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, वो देवता कौन था, तो वो अग्नि देवता था। ठीक है ना, अग्नि देवता थे। तो अग्नि देवता जो है वो इनकी भी पूजा होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि ये जो है मनुष्य और देवता के बीच में क्या होता
देवता थे जो उनसे मिलाने का काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गायों को, गाय जो है ना, गाय को अधन्य माना जाता था। अधन्य, इसका क्या मतलब होता है? अधन्य का मतलब होता है कि एक ऐसा पशु जिसकी हत्या आप नहीं कर सकते। अगर इनकी हत्या अगर आप करते हो या फिर किसी तरह से इनको, गायों को नुकसान पहुंचाते हो, तो इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान उस समय था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। और इनका जो प्रिय पशु था ना, वो था क्या? घोड़ा। क्योंकि घोड़ा में बैठ करके दूर दूर तक व्यापार करते थे। घोड़ा जो है वो यातायात का अच्छा साधन था, तो इनका प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं कि ये जो है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी हम लोग पढ़े ना, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है जो आज के समय में विलुप्त हो गई है, कहते हैं कि ये जमीन के नीचे से बहती है। तो सरस्वती नदी जो है इस समय सबसे पवित्र नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। ये इसकी पूजा होती थी यहाँ पर। ऋग्वेद में ना बात करें तो, क्योंकि पुराना वेद है, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर सिंधु नदी का, सिंधु जिसका हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं ना, जिसका नाम सिंधु, भारत का नाम जो है इधर पड़ा है सिंधु के नाम, सिंधु नदी के नाम से। तो सिंधु नदी का बार बार उल्लेख, कई बार उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। तो ये भी बात आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र पहले क्या होता था कि इंद्र का पूजा जो है वो ऋग्वेदिक काल में होता था। लेकिन जैसे ही समय बदला उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति का पूजा होने लगा। प्रजापति जो है वो मुख्य देवता बन गया। प्रजापति जिनको शिव भगवान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो उनकी पूजा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि जो यहाँ पर गोत्र नामक संस्था का भी उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आपको पंडित जी पूजा करते हैं ना, तो पूछते हैं कि आप किस गोत्र के हैं। तो गोत्र का जैसा मतलब कि जन्म भी वो इसी काल में हुआ था, जिसमें है क्या? ये उत्तर वैदिक काल में, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो आपका वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आपको 2 महाकाव्य देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग महाभारत और रामायण कहते हैं। महाभारत जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारा वर्णन मिलता है। उनका एक महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच में, वो चीज यहाँ पर आपको उनका पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलता है महाभारत में। महाभारत को उस समय जय संहिता के नाम से जाना गया, ओके। और रामायण जिसमें भगवान श्री राम के बारे में वर्णन मिलता है, उनके जीवन शैली, उनका जीवन को बारे में मिलता है वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ रहे हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि गायत्री मंत्र का जो विकास हुआ था, गायत्री मंत्र जो आई हमारे बीच, वो कब आया था? तो ये वैदिक सभ्यता के समय ही आया था। वैदिक सभ्यता में आपको एक गुरु थे जिनका नाम था क्या? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र दिया लोगों को, वहां उस समय रहने वाले लोगों को, ताकि वो आर्य समाज के साथ जुड़ सके, वो वैदिक सभ्यता के साथ में जुड़ सके। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो सावित्र नामक देवता का सूचक है। ऐसे कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की पुत्री गायत्री को संबोधित करता है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि गायत्री मंत्र का उदय वो आर्यों को, आर्य समाज में लोगों को जोड़ने के लिए किया गया था। तो मैंने आर्य समाज से जुड़े हुए, हमने वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए सारी बातों को हमने जान लिया है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए जरूरी है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रेज होगा बच्चों
व्यवसाय किस रूप में था तो उसके बारे में बतलाइए, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इन पॉइंट से आप अपना एक अच्छा आंसर राइटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में मेरे और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ में आप लोग बने रहे। बच्चों ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आप लोगों का है। इसमें मेरा एक छोटा सा प्रयास ये है कि मैं आपके स्टडी में साथ दे सकूं। जब आप कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में, ये मेरा कामना है। तो इसके लिए मेरा ये प्रयास है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।